संकोच का बोझ लेकर मम्मी जी पहुंची मुंबई। मम्मी जी, आप अकेली यहाँ गांव में क्या करेंगी? बेटे अर्जुन ने कहा। तो मैं सोच में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिशों के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 13 दिन हो जाने के बाद सभी रिश्तेदार भी चले गए थे। बेटा अर्जुन और बहू किरण दोनों ही मुंबई में नौकरी करते हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने मत जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से परेशानी होगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर पैसा तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए मोहताज कर देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी थी। 60 साल की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी परचून की दुकान चलाने में भी असमर्थ थी। 13 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया था, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े पैसे हमने जमा करके रखे थे वे भी खर्च हो गए थे। अब हालात ऐसे थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं अर्जुन को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में किरण ने कहा, मम्मी जी बताइए कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। किरण के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ मुंबई आ गई। अर्जुन और किरण दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते। सभी साथ में ही खाना खाते। किरण मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनके पिता की याद न सताए, मैं खुश रहूं। 10 साल का पोता बंटी तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे लाकर दे देता। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते, खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया। मॉल में घूमते घूमते अर्जुन और किरण एक दुकान में कुछ खरीदारी करने लगे। मैं और बंटी थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर बंटी ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। क्योंकि इतने दिनों में मुझे पैसों की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। अब मैं क्या करती? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर बंटी ने फिर से कहा, दादी माँ प्लीज़ दिला दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरे ऐसा कहने पर बंटी ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम न दिलाना पड़े, इसलिए मैं बहाना बना रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। मैं कैसी दादी हूँ, अपने पोते को एक आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। फिर हमने बाहर ही खाना खाया। किरण ने मेरे पसंद का खाना ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर
सभी ने टीवी देखा। अर्जुन सोने चला गया और किरण बंटी के कमरे में गई, यह देखने की बंटी सही से सो रहा है या नहीं। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे बंटी की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, दादी माँ बहुत ही कंजूस हैं। बेटा, ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम? मम्मी, आज मॉल में मैंने दादी माँ से आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वे अपना पर्स घर में ही भूल आई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर घूमने जाओ और पर्स घर में ही रख जाओ तो कुछ खर्च ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। नहीं बंटी, दादी माँ के लिए ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें ज़रा भी समझ नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो इस समय कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। जिस व्यक्ति के साथ हम जीवन भर रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं, वो ही व्यक्ति अचानक हमसे दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है। ये सब बातें तुम अभी नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आएं, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी? ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गईं तो तुमने उन्हें कंजूस कह दिया। बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 10-5 मिनट की देरी हो जाती है तो वो बार बार छज्जे में खड़े होकर तुम्हारी राह देखती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी बात बोलने से पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। सॉरी मम्मी, ये बहू और पोते की बात सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अर्जुन ऑफिस चला गया और बंटी स्कूल। किरण ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी किसी भिखारी को देना हो या फिर दक्षिणा में चढ़ाना हो, कभी बंटी ने कोई चीज़ के लिए जिद करने पर आप उसे वो चीज़ लेकर दे दीजिएगा। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि पैसे अर्जुन आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? किरण की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो बात मेरा बेटा भी ना समझ सका, वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरी जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं को बदनाम करते हैं। वे सब एक जैसी ही होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुछ बहुएं किरण जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का आदर सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज किरण ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर जो पर्दा पड़ा था उसे हटा दिया था। मैं बहुत खुश थी और मेरा परिवार भी। मैं अपनी कमाने वाली सर्विस वाली बहू की समझदारी देखकर धन्य हो गई। मेरी यह
छोटी सी प्यारी सी कहानी आप सबको अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रीचा वाइस।